नमस्कार। आकाश गंगा दे गैलेक्सी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम इस प्लेटफॉर्म पर लगातार विभिन्न विषयों की विभिन्न टीचर्स के माध्यम से हम क्लासें लगातार अपलोड कर रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि आप अपनी तैयारी को तेज गति से और बहुत ही शानदार करें, ठीक है, और उसमें चार चांद लगाएं। साथ ही हमारे सभी वीडियोस को देखें, कंप्लीट देखें, लाइक करें और शेयर करें। हम पढ़ रहे थे भूगोल, और इस भूगोल के अंतर्गत आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वायदाब पेटियां और पवने। जो आपके रीट में डायरेक्ट ये टॉपिक है, वायदाब पेटियां और पवने, प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड्स। वायुदाब पवन, वायुदाब पेटियां तथा पवने। देखो, इससे आपके रीट में मुख्यतः एक या कभी कभी दो भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो हमेशा पूछा ही जाएगा, या तो वायुदाब से संबंधित पूछा जाएगा या फिर इसमें चलने वाली पवनों से संबंधित पूछा जाएगा। वायुदाब का मतलब वायुदाब पेटियों से, कि कौन सी पेटी का निर्माण किस कारण से हुआ है, कहाँ पर अवस्थित है, और वो सभी अभी हम यहाँ देखेंगे। तो वायुदाब पेटियां समझने से पहले हम यह समझेंगे कि वायुदाब किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले पहला प्रश्न यही है कि वायुदाब क्या है। वायुदाब किसे कहते हैं? तो देखो, वायुदाब कहते हैं वायु द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर डाले गए दाब को क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। ठीक है, तो वायु द्वारा सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल क्षेत्र पर डाले गए दाब को, डाले गए दाब को क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। और इस वायुदाब को मापते किस इकाई से हैं? अगर बात करें इसके मापक की, तो जो वायुदाब को मापने की जो इकाई है वो है, सॉरी, मापक जो है इसका वो है बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। बैरोमीटर के माध्यम से क्या मापा जाता है? वायुदाब। और जो इसकी इकाई है, मापक इकाई, मापक इकाई किस इकाई में मापा जाता है? तो इसे मापा जाता है मिलीबार में। किस में मापा जाता है? मिलीबार में। ठीक है भाई। वायुदाब किसे कहते हैं? वायु द्वारा प्रति, वायु द्वारा सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर डाले गए दाब को क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। साथ ही इसका जो मापक है वो क्या है? बैरोमीटर है। और मापक की जो इकाई है वो क्या है? मिलीबार है। ठीक है, और देखते हैं इसके बारे में। अपनी जो पृथ्वी है उसका औसत वायुदाब कितना है? ठीक है, औसत वायुदाब पृथ्वी पर, औसत वायुदाब, औसत वायुदाब अगर हम पृथ्वी पर देखें तो वो है 1013 मिलीबार। कितना है? 1013 मिलीबार है। तो प्रश्न पूछा जाए पृथ्वी का वायुदाब कितना है, तो लगभग कितना है? 1013 मिलीबार। ठीक है, अब आपके इस टॉपिक में वायुदाब नहीं दिया गया। ठीक है, इसमें क्या है? वायुदाब पेटियां है सीधी। अगर वायुदाब दिया हुआ होता तो वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे तापमान, अक्षांश स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तट से दूरी, वो सभी कारकों का हम क्या करते? अध्ययन करते। लेकिन आपके टॉपिक की क्या है? वायुदाब पेटियां हैं। तो इन वायुदाब पेटियों के बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। और इस वायुदाब के बारे में सबसे पहले, जो सबसे पहले जानकारी दी, सबसे पहले वायुदाब के संबंध में जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन थे? क्यूरिक। कौन थे? क्यूरिक। ठीक है,
कौन थे भाई वायुदाब के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाला व्यक्ति? यूरिक था, ठीक है। तो वायुदाब किसे कहते हैं? वायु द्वारा सतह पर डाले गए प्रति इकाई क्षेत्रफल पर डाले गए दाब को क्या कहते हैं? वायुदाब। मापक क्या है? बैरोमीटर है। और मापक इकाई क्या है इसकी? मिलीबार है, ठीक है। पृथ्वी का औसत वायुदाब कितना हो गया? 1013 मिलीबार हो गया। सबसे पहले जानकारी किसने प्रदान की इसकी? यूरिक ने। किसने की? यूरिक ने। अब वायुदाब पेटियां हम पढ़ेंगे, उससे पहले तापमान और वायुदाब का संबंध देख, ठीक है। यह सबसे महत्वपूर्ण है, इसको समझना पड़ेगा आपको कि तापमान का वायुदाब से कैसा संबंध, ठीक है। तो देखो, जहां पर देखो, जिस स्थान पर तापमान अधिक होता है वहां की वायु गर्म होकर हल्की हो जाती है। हल्की होने के बाद कहाँ चली जाती है? ऊपर वायुमंडल में, जिसके कारण उस स्थान का वायुदाब क्या हो जाता है? कम। इसका मतलब जहां वायु तापमान अधिक होगा वहां वायुदाब भी कम होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जहां तापमान अधिक होगा वहां वायुदाब कम होगा, तो तापमान तथा वायुदाब के मध्य कैसा संबंध हो जाएगा? कैसा संबंध हो जाएगा भाई? विपरीत संबंध हो जाएगा। कैसा संबंध हो जाएगा? विपरीत संबंध हो जाएगा। तो वायुदाब से तापमान का वायुदाब से कैसा संबंध है? विपरीत संबंध। कैसा संबंध है भाई? विपरीत संबंध है। और जहां का तापमान अगर कम होगा तो हवाएं ठंडी होगी, ठंडी होकर भारी होकर कहाँ बैठेगी? धरातल पर। जब पौने धरातल के ऊपर बैठेगी तो वहां आसपास के क्षेत्र में वायुदाब बढ़ जाएगा, जिसके कारण वायुदाब में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब जहां तापमान कम होगा वहां वायुदाब अधिक होगा, जहां तापमान अधिक होगा वहां वायुदाब कम होगा। इस चीज को ठीक से समझ लेना है, ठीक है। वायुदाब का तापमान का वायुदाब से कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। कैसा संबंध होता है भाई? विपरीत संबंध होता है, ठीक है। अब देखते हैं पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों का वितरण, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमें जो पेटी देखने को मिलती है वो मिलती है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की, ठीक है? जैसे यहाँ रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश पर कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश पर कौन सी रेखा है भाई? विषुवत रेखा है, ठीक है। इस 0 डिग्री अक्षांश के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री नीचे यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? सीधी। सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण तापमान यहाँ अधिक होता है। हवाएं गर्म होकर ऊपर वायुमंडल की तरफ जाएगी, वायुमंडल की तरफ जाएगी तो यहाँ वायुदाब में क्या आ जाएगी? कमी। जिसके कारण यहाँ एक निम्न वायुदाब की पेटी का क्या होता है? विकास होता है, ठीक है। किसका विकास हो जाता है? एक निम्न वायुदाब की पेटी का विकास हो जाता है। लो प्रेशर की पेटी का यहाँ पर क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। किसके कारण हुआ भाई? ये है तापमान में अधिकता के कारण हुआ, ठीक है। तापमान अधिक हुआ, तापमान अधिक होने के कारण इस क्षेत्र की हवाएं गर्म हुई। गर्म होने के बाद हवाएं ऊपर उठकर कहाँ चली गई? वायुमंडल में। वायुमंडल में जाने के बाद में यहाँ स्थान रिक्त हो गया। रिक्त हो जाने की वजह से यहाँ पर निम्न वायुदाब का विकास हो गया, ठीक है। अब जो ये हवाएं ऊपर उठी इस क्षेत्र से, यह दो भागों में बट गई। एक भाग उत्तर की तरफ चला गया और एक भाग आ गया दक्षिण की तरफ। फोकस देख लेते, ठीक है। एक भाग कहाँ चला गया? उत्तर की तरफ, और एक भाग दक्षिण की तरफ चला गया।
तो इस भूमध्य रेखा पर विकसित हुई पेटी है, इसका नाम क्या दे दिया गया है? इस पेटी का नाम है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। क्या नाम है? कहाँ पर है ये? विषुवत रेखा पर है। तो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, निम्न वायुदाब की पेटी। ठीक है। अब ये हवाएं जो ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद में जब ये हवाएं पहुंची 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के आसपास, कहाँ पहुंची? 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के पास। वहां पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण यह पृथ्वी की तरफ, धरातल की तरफ अवतलित हो गई। क्या हो गई? धरातल की तरफ अवतलित हो गई या नीचे की तरफ बैठ गई। तो जब नीचे की तरफ बैठेगी तो उस क्षेत्र में जब सभी पवनें जाकर बैठेगी तो वायुदाब में क्या कर देगी? वृद्धि कर देगी। ठीक है। तो ये पवनें यहाँ से उठी, यहाँ से उठने के बाद पृथ्वी के घूर्णन के कारण इस क्षेत्र में आकर बैठ गई। ठीक है। ये था 0 डिग्री अक्षांश, ये है 30 डिग्री अक्षांश से 35 डिग्री अक्षांश। ये क्या है? 30 डिग्री नॉर्थ, और ये क्या है? 35 डिग्री नॉर्थ। और ये वाला क्या हो गया? 30 डिग्री साउथ और 35 डिग्री साउथ हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर पवनें आकर बैठेगी, पवनें आकर बैठने के कारण उच्च वायुदाब का क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकास हो जाएगा। तो यह पेटी कैसे वायुदाब की है? उच्च वायुदाब की, मतलब हाई प्रेशर बेल्ट है। कैसा बेल्ट है ये? हाई प्रेशर बेल्ट है। ठीक है। इसलिए इस पेटी, अब ये कौन से अक्षांशों में है? जब हमने अक्षांश देशांतर पढ़े थे, यहाँ उपोष्ण अक्षांश कौन से हैं? उपोष्ण। इसलिए इस इस वायुदाब पेटी का नाम दे दिया गया उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। कौन सी? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। कौन सी पेटी हो गई ये? यह हो गई उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। ठीक है। अब जिस प्रकार से इस पेटी का निर्माण हुआ उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी इस पेटी का निर्माण हो गया 30 से लेकर 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य। ठीक है। तो इसका भी नाम क्या हो गया? ये वाला नाम इसका हो जाएगा, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गई, तो इसका नाम हो गया उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। ठीक है। अब देखो, ध्रुवों पर सूर्य का तापमान सबसे कम पहुंचता है, ध्रुवों पर सूर्य का तापमान सबसे कम पहुंचता है, जिसके कारण वहां की हवाएं ठंडी होकर क्या हो जाती है? भारी हो जाती है। भारी होने की वजह से यहाँ पर किसका विकास हो जाता है? उच्च वायुदाब का। किसका? उच्च वायुदाब का। ठीक है। कहाँ पर? ध्रुवों पर। तो लगभग 80 से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य किसका विकास हो जाता है? ध्रुवों पर उच्च वायुदाब की पेटी का। किसका विकास हो जाता है? उच्च वायुदाब की पेटी का। लगभग कितने डिग्री अक्षांश है भाई ये? 80 डिग्री नॉर्थ हो गया। यहाँ कितना हो गया ये? 90 डिग्री नॉर्थ। और ये भी कितना हो गया? 80 डिग्री साउथ, दक्षिणी अक्षांश हो गया ये। ठीक है। अब यहाँ पर सूर्य का तापमान सबसे कम पहुंचता है, सूर्य की किरणें कैसे हो जाती है? यहाँ पर पहुंचते पहुंचते तिरछी हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर सदा तापमान कम होने की वजह से हवाएं ठंडी होकर कैसी हो जाती है? भारी। भारी होने की वजह से यहाँ पर किसका विकास हो जाता है? उच्च दाब का। किसका? उच्च दाब का। अब ये ध्रुवों पर है, इसलिए इसका नामकरण कर दिया गया ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। कौन सी? ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। ठीक है।
कौन सी पेटी हो गई भाई ये? ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। ठीक है। अब अगर हम देखें तो इन दोनों पेटियों का निर्माण किससे हुआ है? पृथ्वी के घूर्णन से। किससे हुआ था? पृथ्वी के घूर्णन से। जबकि इस पेटी का और इसका और ध्रुवों की दोनों पेटी और भूमध्य रेखा वाले, इन तीनों पेटियों का निर्माण किससे हुआ है? तापमान की वजह से। यहाँ तापमान अधिक था इसलिए हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ गई, जिसके कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब की पेटी का विकास हो गया। जबकि यहाँ पर तापमान कम होने की वजह से उच्च वायुदाब की पेटी का विकास हो गया। ठीक है। तो ये दोनों पेटियां किसका परिणाम है? यह तीनों पेटियां, सॉरी, दोनों ध्रुवों की और एक भूमध्य रेखा की, किसका परिणाम है? यह है तापमान की कमी और वृद्धि का। जबकि जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी अभी हमने देखी, ये किसका परिणाम था? ये पृथ्वी की घूर्णन की वजह से क्या हुआ? यहाँ पर पृथ्वी की घूर्णन की वजह से हवाएं का अवतलन हुआ। क्या हुआ? हवाएं नीचे बैठी, जिसके कारण यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी का विकास हुआ। ठीक है। आगे देखते हैं पेटी। यहाँ 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य। अब जैसे यहाँ पर उच्च वायुदाब है, यहाँ से पवनें चली यहाँ तक, और यही पवनें पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऊपर की तरफ उठी। कैसे उठी? ऊपर की तरफ। ठीक है। दो भागों में, एक पवन ध्रुवों की तरफ चली गई और जाके ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी में शामिल हो गई। जबकि यह पवन किस में आ गई? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी में। ठीक है। इसका मतलब इसका निर्माण भी किस किस कारक से हुआ? पृथ्वी के घूर्णन से। किससे हुआ? पृथ्वी के घूर्णन से हुआ। ठीक है। और कैसा वायुदाब बना? यहाँ पर हवाएं ऊपर उठने की वजह से यह स्थान कैसा हो गया? रिक्त हो गया। रिक्त होने की वजह से यहाँ पर जिस पेटी का विकास हुआ वो कौन सी है? निम्न वायुदाब की। कौन सी पेटी है? निम्न वायुदाब की पेटी है। ठीक है। जिसका नामकरण कर दिया गया उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। क्या नाम हो गया इसका? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। ये दक्षिणी गोलार्ध की हो गई उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। ठीक है। ये कौन सी थी? ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। ठीक है। तो अपनी पृथ्वी पर कुल कितनी पेटियों का निर्माण हो रहा है? 7 पेटियों का निर्माण हो रहा है। कितनी पेटियों का? 7 पेटियों का निर्माण हो रहा है। 7 पेटियों में 2 पेटी उत्तरी गोलार्ध की और 2 पेटी दक्षिणी गोलार्ध की। इन चारों पेटियों का जो निर्माण हो रहा है वो हो रहा है पृथ्वी के घूर्णन से। किससे? पृथ्वी के घूर्णन से। देखते हैं एक बार इनको। वायुदाब पेटियां, वायुदाब पेटियों में हमने 2 पेटियां देखी। पहली कौन सी है? तापजन्य पेटी। कौन सी है? तापजन्य पेटियां। तापजन्य पेटियां। और दूसरी कौन सी थी? पृथ्वी के घूर्णन से या गतिजन्य पेटियां। अब हमने तापजन्य पेटियों में एक तो पेटी कौन सी देखी? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी उत्तरी गोलार्ध की, और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी दक्षिणी गोलार्ध की। इसका मतलब एक पेटी तो ये, एक ये, और ये एक ये, 3 पेटियों का निर्माण किससे हुआ है? पृथ्वी के
तापमान से हुआ है। ठीक है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी पेटी का निर्माण तापजन्य है और कौन सी पेटी का निर्माण गतिजन्य है। ठीक है। तो सबसे पहली कौन सी है? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। निम्न वायुदाब की पेटी। दूसरी कौन सी हो गई? उत्तरी ध्रुव की ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। उच्च वायुदाब की पेटी। और दक्षिणी ध्रुव की उच्च वायुदाब की पेटी। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। तो ये तीनों पेटियों का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? तापमान से। किससे हुआ है? तापमान से। ठीक है। यहाँ पर सूर्य का किरणें सीधी पड़ी, सीधी पड़ने की वजह से हवाएं गर्म हुई, गर्म होकर ऊपर वायुमंडल की तरफ चली गई, जिसके कारण यहाँ का स्थान कैसा हो गया? रिक्त हो गया, जिससे यहाँ पर निम्न वायुदाब का विकास हो गया। किसका? निम्न वायुदाब का। जबकि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, तिरछी पड़ने के कारण हवाएं सॉरी तापमान कम पहुंचता है, तापमान कम पहुंचने के कारण हवाएं ठंडी होकर भारी होती है और स्थलीय भाग की तरफ जम जाती है, जिससे वहां पर उच्च वायुदाब का विकास हो जाता है। ठीक है। तो पृथ्वी पर तापजन्य पेटियों का निर्माण सॉरी पृथ्वी पर तापजन्य पेटियां कितनी हुई? 3 पेटियां हुई। भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, उत्तरी ध्रुव की ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी और दक्षिणी ध्रुव की ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। ठीक है। अगली बात करते हैं गतिजन्य पेटियों की। गतिजन्य पेटियां। तो गतिजन्य पेटियां हमें पृथ्वी पर दो उत्तरी गोलार्ध में, दो उत्तरी गोलार्ध में और दो दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देती है। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं सबसे पहले उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, जबकि उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में भी सेम यही है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी और उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। ठीक है। तो एक उच्च दाब की और एक निम्न दाब की उत्तरी गोलार्ध में, एक उच्च दाब की और एक निम्न दाब की पेटी दक्षिणी गोलार्ध में विकसित होती है। ठीक है। तो पहली उत्तरी गोलार्ध वाली पेटियां देखते हैं हम। पहली है उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। ठीक है। नॉर्थ और साउथ दोनों, उत्तरी गोलार्ध की और दक्षिणी गोलार्ध की। दूसरी ये है उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। नॉर्थ और साउथ। तो पृथ्वी पर कुल कितनी वायुदाब पेटियों का विकास हो रहा है? 7 वायुदाब पेटियों का। कितने का? 7 वायुदाब पेटियों का। उनमें से 3 वायुदाब पेटियों का विकास तापमान की वजह से होता है, जबकि 4 वायुदाब पेटियों का विकास पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। ठीक है।
तो प्रश्न यही दिया जाएगा, चार पेटियां देकर पूछी जाएगी कि निम्नलिखित में से कौन सी पेटी तापजन्य है या नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सी पेटी गतिजन्य है या नहीं है। ठीक है, अब देखो, जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है उसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं अश्व अक्षांश। क्या कहते हैं इसको? अश्व अक्षांश, हॉर्स लेटिट्यूड, अश्व अक्षांश। तो प्राचीन समय में जब घोड़ों का व्यापार होता था, तो जहाज जब इस अक्षांश में आते थे तो वायुदाब अधिक होने की वजह से उन पर वायुदाब अधिक लगता और वो समुद्र में अधिक दाब डालते, जिससे उन्हें आगे बढ़ने में क्या होती थी? समस्या। इसलिए कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक कर उन जहाज़ों के वजन में कमी की जाती थी ताकि वो आगे आसानी से बढ़े। इसलिए इस पेटी को कौन सी पेटी भी कहते हैं? अश्व अक्षांश पेटी भी कहते हैं। पूछा जाता है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं? हॉर्स लेटिट्यूड, घोड़ा अक्षांश, तीनों नाम से इसका प्रश्न पूछा जाता है। कितने डिग्री पर है ये? दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य। कितने डिग्री से? 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य। ठीक है, अब पृथ्वी पर उच्च वायुदाब की पेटियां कितनी है और निम्न वायुदाब की पेटियां कितनी है? ठीक है, तो पृथ्वी पर 4 उच्च वायुदाब की पेटियां हैं और 3 निम्न वायुदाब की पेटियां हैं। ठीक है, अब इन पेटियों के मध्य क्या चलती है? हमेशा पवनें चलती है। क्या चलती है? पवनें चलती है। ठीक है, और ये पवनें स्थायी होती है, जिन्हें हम ग्रहीय पवनें या सामयिक पवनें भी जिन्हें हम ग्रहीय पवनें या सामयिक पवनें भी कहते हैं। अभी अगला जो चित्र बनाएंगे उन्हीं पवनों का बनाएंगे, उन्हीं में से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। पृथ्वी पर जो पवनें चलती है वो 3 प्रकार की पवनें चलती है। कैसी? कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। 3 प्रकार में सबसे पहले जो प्रकार है वो है स्थायी पवन है। कौन सी पवन है? स्थायी पवन है, सनातनी पवन है, इन्हीं का नाम है। ग्रहीय पवन है, सनातनी पवन है, ग्रहीय पवन है। दूसरी होती है सामयिक पवन है, और तीसरी पवनें जो होती है वो कौन सी है? स्थानीय पवन। स्थानीय पवन है। तो पृथ्वी पर कुल कितने प्रकार की पवनें चलती है? 3 प्रकार की। उदाहरण देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। यह कौन सी है? इसमें के उदाहरण है व्यापारिक पवनें, ठीक है। दूसरी पछुआ पवनें, और तीसरी है इनमें ध्रुवीय पवन। ये कैसी पवन है? ये स्थायी पवन है, धनातनी पवन है, ग्रहीय पवन है। ठीक है, सामयिक पवनों के अगर उदाहरण देखें हम, तो मानसूनी पवन है, स्थलीय और सागरीय समीर। पवन का ही पर्यायवाची क्या होता है? समीर होता है। ठीक है, और भी है पर्वतीय और घाटीय समीर। ठीक है, स्थानीय पवन है। स्थानीय पवनें 2 प्रकार की होती है, ठंडी और गर्म पवनें। गर्म एवं ठंडी पवनें। गर्म पवनों में हमें जैसे देखने को मिलता है, उत्तरी अमेरिका में जो चलती है वो है चिनूक। भारत में जो चलती है वो कौन सी है? लू। उत्तरी अमेरिका में एक और पवन चलती है जैसे सांता आना।
जबकि ठंडी पवनों में हम देखें जैसे मिस्ट्रल, ठीक है, जैसे मिस्ट्रल, जोंडा, ठीक है, अनेक ठंडी एवं गर्म पवन है, उन सब पवनों को हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो स्थायी सनातनी पवनें या ग्रहीय पवनों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक बार इनका। जो अभी हमने वायुदाब पेटियां बनाई है, उन्हीं वायुदाब पेटियों के मध्य ये पवनें चलती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि हमेशा पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ ही प्रवाहित होती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही हमेशा क्या चलती है, पवनें चलती है। ठीक है, तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और अपनी पेटियां भी बन जाएगी। सबसे पहले पेटी कौन सी है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। ठीक है, सबसे पहले पेटी कौन सी है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, जिसका विस्तार हमें 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में कौन सी पेटी है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। कौन सी है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। इस पेटी का वितरण हमें 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलता है। और इस पेटी का निर्माण किस कारक से होता है, पृथ्वी के घूर्णन से, या बोले तो गतिजन्य कारक से होता है। ठीक है, ये दोनों पेटियां कौन सी हो गई भाई, ये दोनों पेटियां हो गई उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। इसके बाद में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पृथ्वी के घूर्णन से ही पेटी का विकास होता है, जिसे हम कौन से बोलते हैं, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। ठीक है, किससे विकास हो रहा है इसका, पृथ्वी के घूर्णन से। कौन से गोलार्ध में, दोनों गोलार्धों में। ठीक है, क्या नाम है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। ठीक है, उसके बाद में अगली पेटी है अपनी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, 80 डिग्री से 90 डिग्री, 80 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य इस पेटी का क्या पाया जाता है, विस्तार हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पहुंचती, जिसके कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब का विकास होता है। ठीक है, अब देखते हैं, पहले एक बार वायुदाब लिख ही लेते हैं हम कि कौन से वायुदाब है। यहाँ पर मध्य वाली जो पेटी है ये कैसे वायुदाब की पेटी है, लो प्रेशर की। कैसे प्रेशर की पेटी है, लो प्रेशर की। ये कैसी है, हाई प्रेशर की। ये कैसी है, लो प्रेशर की। और ये कैसी है, हाई प्रेशर की। ठीक है, ये कैसी हो गई, हाई प्रेशर की उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। और ये हो गई लो प्रेशर की, और ये हो गई हाई प्रेशर की। सातों पेटियों में 4 पेटियां उच्च वायुदाब की है और 3 पेटियां निम्न वायुदाब की है। ठीक है, अब हमें पता है कि पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। ठीक है, तो पवनें इस प्रकार से चलेगी, पवनें इस प्रकार से चलेगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। ठीक है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ सभी पेटियों में इसी प्रकार से चलनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा है कि वायुदाब, सॉरी, जो पवनें हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती, किधर चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है।
लेकिन देखो बच्चों, जिस प्रकार से पवनें हमें इसमें दिख रही है उस प्रकार से पवनें नहीं चलती है, ठीक है। पवनें चलती तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ है, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल की उत्पत्ति होती है, जिस बल को हम अनेक नामों से जानते हैं। जैसे उस बल को कहते हैं विक्षेप बल भी कहते हैं। सबसे पहले उसको बोलते हैं घूर्णन बल, दूसरा उसको बोलते हैं विक्षेप बल, और जो तीसरा उसका उसकी जो खोज की या जिसने उसका नामकरण किया उसका नाम क्या था? कोरियोलिस। क्या नाम था? कोरियोलिस। इसलिए इस बल को कोरियोलिस बल भी कहते हैं। कौन सा बल है? कोरियोलिस बल, ठीक है। और इस कोरियोलिस बल को सबसे पहले देखा था फेरल ने। किसने? फेरल ने। जो जिसे बोलते हैं फेरल का नियम। क्या बोलते हैं? फेरल का नियम। फेरल का कहना था कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अगर हम अपनी पीठ उच्च वायुदाब की तरफ और मुंह अगर निम्न वायुदाब की तरफ करें तो पवनें किधर घूम जाएगी? दाईं तरफ घूम। किधर घूम जाएगी? दाईं तरफ। जिस प्रकार से इससे पवनें किधर घूम जाएगी? इस साइड में घूम जाएगी, ठीक है। कोरियोलिस बल का भी यही कहना है कि पवनें उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। कैसे घूमती है? इनका कहना है पवनें उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, ठीक है। कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें कैसे घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो, जैसे ये दो घड़ियां हैं, घड़ी की सुई इस प्रकार से घूमती है, इसका मतलब ये क्या है? क्लॉकवाइज। और अगर मैं इसको इस प्रकार से घुमाऊं तो ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गया ये? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज कोरियोलिस बल के अनुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर पवनें, अब जैसे ये उत्तरी गोलार्ध है, अब यहां पर पवनें कैसे घूमेगी? क्लॉकवाइज। कैसे घूम जाएगी पवनें? क्लॉकवाइज घूम जाएगी, ठीक है। अब क्लॉक ऐसे घूम रही है, इसका मतलब जो यहाँ पर पवन चल रही है वो इस प्रकार से, ठीक है, सीधी ना चलकर विक्षेपित होकर कैसे घूम जाएगी? क्लॉकवाइज, ठीक है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पवनें कैसे घूम जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब अगर मैं ऐसे घुमाऊं तो क्लॉकवाइज हो गया, लेकिन अगर मैं इस पवन को इस प्रकार से घुमा दूं तो ये कैसे हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में पवनें कैसे घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज। किसकी वजह से? पृथ्वी के विक्षेपण बल, घूर्णन बल या कोरियोलिस बल के कारण, ठीक है। इन पवनों को हम बोलते हैं व्यापारिक पवने। कौन सी पवने बोलते हैं इनको? व्यापारिक पवने, ठीक है। कौन सी पवने बोलते हैं इनको? व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड्स। अब देखो, इनकी दिशा अगर हम देखें तो पूर्व से पश्चिम दिख रही है हमें, इसलिए इन पवनों का दूसरा नाम क्या है? पूर्वा पवन है, ईस्टर्लिन। पूर्वा पवन है, ठीक है। आ गई बात समझ में? इस विक्षेपण बल के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में कैसे घूम जाती है? क्लॉकवाइज। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है, ठीक है। और जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की तरफ जो पवनें चलती है, इन पवनों को क्या कहते हैं हम?
व्यापारिक पवने कहते हैं। कौन सी पवने कहते हैं? इन पवनों को हम कहते हैं व्यापारिक पवने। और जब दोनों गोलार्धों की पवने, सॉरी दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवने जिस स्थान पर जाकर एक दूसरे से मिलती है उस क्षेत्र को बोलते हैं हम ITCZ। ITCZ क्या बोलते हैं? ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ठीक है, ITCZ। अब यहाँ पर जहाँ ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर यहाँ का जो क्षेत्र है वो शांत रहता है, हवाएं ना सेती चलती है, हल्की सी पश्चिम से पूर्व की तरफ यहाँ पर पवनें चलती है, जिन्हें हम विषुवत रेखीय पछुआ पवनें कहते हैं, लेकिन बहुत धीमी गति से चलती है, जिसके कारण इस पेटी को शांत पेटी या डोलड्रम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? डोलड्रम के नाम से। ठीक है, या दूसरा नाम क्या है? शांत पेटी। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, डोलड्रम या शांत पेटी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, जहां पर दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें एक दूसरे से टकराती है। ठीक है, अब हम अगर देखें इन व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी है और दक्षिणी गोलार्ध में किस प्रकार से है। ठीक है, तो हमें दिख रही है कि ये पवनें इस प्रकार से चल रही है। किस प्रकार से चल रही है? इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में। तो मैं इसको नॉर्थ साउथ कर लूं अगर, इधर नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया और ये साउथ। तो इसका मतलब यह पवनें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चल रही है। कैसे चल रही है ये? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ होती है। यही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से ये या तो दिशा दे देगा या प्रश्न ये पवन का नाम देगा और बोल देगा कि दक्षिणी गोलार्ध में इस पवन की दिशा कौन सी है और उत्तरी गोलार्ध में इस पवन की दिशा कौन सी है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। अब यहां देखते हैं एक बार, यहां पवनें चल रही है इस प्रकार से। ठीक है, अब इसका देखें हम, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, यहाँ पवनें हमें दिख रही है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ। किधर दिख रही है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ, जबकि यह चल रही थी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। ठीक है, आराम से इस प्रकार से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाकर शांति से उत्तर देना है प्रश्न का, जल्दबाजी नहीं करनी इस दिशा वाले प्रश्न के अंतर्गत। ठीक है, अब देखो यहां पर भी उच्च वायुदाब से पवनें कैसे चलनी चाहिए थी? निम्न वायुदाब की तरफ। ठीक है, कौन से गोलार्ध है ये? दक्षिणी गोलार्ध। ये पवनें किधर से किधर चल रही है? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की तरफ चल रही है। ठीक है, लेकिन जो कोरियोलिस बल यहां लग रहा था वहीं कोरियोलिस बल कहाँ लगता है? इस क्षेत्र में भी लगता है। ठीक है, और संपूर्ण पृथ्वी पर लगेगा वो तो। ठीक है, इस कोरियोलिस बल के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज जबकि दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में यह पवनें इस प्रकार से घूम जाएगी, क्लॉकवाइज हो गया ये, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह पवनें कैसे घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इसको इस प्रकार से घुमाऊं तो ये क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। कैसे हो जाएगा? क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मैं इसको इस प्रकार से घुमाऊं तो ये कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यह पवनें हमें पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हुए दिख रही है, इसलिए इन पवनों को बोलते हैं हम कौन सी पवनें? पछुआ पवनें।
कौन सी पवने बोलते हैं? पछुआ पवने। ये उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवने हो गई और ये दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवने हो गई। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध की और ये दक्षिणी गोलार्ध की। ठीक है, दिशा देखें अगर इनकी भी हम, जिस प्रकार से ये पवन इस प्रकार से चल रही है तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, देखें तो यह पवन चल रही है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। किधर चल रही है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। जबकि दक्षिणी गोलार्ध की अगर पवन देखें तो इस प्रकार से चल रही है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये चल रही है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ। किधर चल रही है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ। ठीक है, तो ये कौन सी पवनें हो गई? ये हो गई अपनी पछुआ पवनें। कौन से गोलार्ध की? उत्तरी गोलार्ध की और दक्षिणी गोलार्ध की। ठीक है, तो ये कौन सी पवनें पढ़ रहे हैं हम अभी जो वर्गीकरण किया उसमें से? स्थायी पवनें। कौन सी पवनें पढ़ रहे हैं हम? स्थायी पवनें। ठीक है, ठीक है, ये कौन सी पेटी से कौन सी पेटी की तरफ चल रही है? उप ध्रुवीय ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की तरफ। यहां पर भी किधर से किधर चल रही है? ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की तरफ। ठीक है, अब यहां पर भी कौन सा बल लगेगा भाई? कोरियोलिस बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? कोरियोलिस बल। इस कोरियोलिस बल के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों, जो दिशा व्यापारिक पवनों की होती है वही दिशा इन पवनों की होती है। इन पवनों को जिस नाम से जाना जाता है वो है ध्रुवीय पवन, पोलर विंड्स। ध्रुवीय पवन वो उत्तरी गोलार्ध की हो गई और ये दक्षिणी गोलार्ध की ध्रुवीय पवनें हो गई। ठीक है, अब इनमें जो प्रश्न आने की और समझने की बात यह है कि कौन सी पवन किस पेटी से किस पेटी की तरफ चल रही है। एक बार सबका हम रिवीजन देखते हैं। तो देखो, जो व्यापारिक पवनें हैं वह उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की तरफ चल रही है। जबकि जो पछुआ पवनें हैं वह उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की तरफ चल रही है। ठीक है, तीसरी पवन कौन सी आ गई? ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनें ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की तरफ चल रही है। ठीक है, दिशाओं के बारे में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। पहले लाइन सीधी खींचनी है, फिर उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलाना है और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। फिर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ करके आराम से शांति से देख के उसका उत्तर देना है कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा कौन सी है, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा कौन सी है, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा कौन सी है, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा कौन सी है। ठीक है, जो पछुआ पवनें हैं उनको दक्षिणी गोलार्ध में कुछ स्पेशल नामों से पहचाना जाता है, जाना जाता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग की कमी है और जलीय भाग की क्या है? अधिकता। इस कारण यह पवनें दक्षिणी गोलार्ध में तेज गति से चलती है। ठीक है, इन पवनों को 40 डिग्री अक्षांश पर, कितने डिग्री अक्षांश पर? 40 डिग्री अक्षांश पर बोला जाता है गरजता चालीसा। गरजता चालीसा।
ठीक है। 40 डिग्री अक्षांश पर क्या बोला जाता है? गरजता। 40। 50 डिग्री अक्षांश दक्षिणी, ठीक है। कौन से अक्षांशों की बात है? केवल दक्षिणी अक्षांश की, ठीक है। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर इन भवनों को बोला जाता है प्रचंड 50। इस नाम से? प्रचंड 50। 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इन पवनों को बोला जाता है चीकता साटा। इस नाम से? चीकता साटा। ठीक है। कौन से पवनों को? पछुआ पवनों को विभिन्न अक्षांशों पर इस नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्विक रिवीजन देख लो। वायुदाब किसे कहते हैं? वायु द्वारा सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर डाले गए दाब को क्या कहते हैं? वायुदाब। मापते किससे हैं? बैरोमीटर से। मापने की इकाई क्या है? मिलीबार। पृथ्वी का औसत वायुदाब कितना है? 1013 मिलीबार है। सबसे पहले इसकी जानकारी किसने दी? ग्यूरिक ने दी। तापमान का वायुदाब से कैसा संबंध है? विपरीत। इसका मतलब जहां तापमान बढ़ेगा वहां वायुदाब घटेगा, जहां तापमान बढ़ेगा वहां वायुदाब ऑटोमेटिक ही कम होता जाएगा, और जहां तापमान में कमी आएगी वहां का वायुदाब बढ़ता जाएगा। ठीक है। इसी आधार पर वायुदाब से संबंधित हमें कुल 7 पेटियां देखने को मिलती है। सबसे पहले सूर्य के तापमान की वजह से, अधिकतम होने की वजह से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी देखने को मिली। उसके बाद में पृथ्वी के घूर्णन की वजह से दोनों गोलार्धों में 2 उच्च वायुदाब की पेटियों का विकास हुआ, जिसे उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी और दक्षिणी गोलार्ध में भी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी के नाम से जानते हैं। जिसे उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी और दक्षिणी गोलार्ध में भी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और उसके बाद में हमें 2 निम्न वायुदाब की पेटियों का और विकास देखने को मिला। किसकी वजह से देखने को मिला हमें? वो भी पृथ्वी के घूर्णन के कारण या गतिजन्य कारण। जिसमें कौन सी पेटी है? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। कौन सी है? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी उत्तरी गोलार्ध की, और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी दक्षिणी गोलार्ध की। और फिर दोनों ध्रुवों के ऊपर तापमान तापमान कम पहुंचने के कारण इस वायुदाब की पेटी का विकास हो जाता है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी का विकास हो जाता है। ठीक है। आ गई बात समझ में? कुल कितनी पेटियां हुई? 7 पेटियां, जिसमें से 3 पेटियां तापमान की वजह से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, उत्तरी ध्रुव की ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, दक्षिणी ध्रुव की उच्च वायुदाब की पेटी। ठीक है। उसके बाद में है गतिजन्य पेटियां, जिसमें है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी उत्तरी गोलार्ध की और दक्षिणी गोलार्ध की। ठीक है। और फिर है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी उत्तरी गोलार्ध की और दक्षिणी गोलार्ध की। ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी को किस नाम से जानते हैं? अश्व अक्षांश के नाम से। पवनों को हमने 3 प्रकार से वर्गीकरण किया: स्थायी, सनातनी या ग्रहीय पवन है, सामयिक पवन है और स्थानीय पवन है। आज जो हमने अध्ययन किया किसका? स्थायी, सनातनी और ग्रहीय पवनों का। अगले पार्ट में हम करेंगे सामयिक पवने और स्थानीय पवनों का अध्ययन। ठीक है। इसमें हमने कौन कौन सी पवने देखी? व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। ठीक है। और इन्हीं पछुआ पवनों को दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर गरजता 40, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्रचंड 50 और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चीकता साटा कहते हैं। ठीक है। तो अगली जो अपना अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम
सामयिक पवनों और स्थानीय पवनों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।